दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं आरआर न्यूज़ जौन। हम चलते हैं और बात करते हैं कि अनुराग कैसा था। गांव के लोग हैं, इससे हम बात करेंगे और जानेंगे यहाँ का जो मामला है, जो मुद्दा है यहाँ का। बहुत ही दर्दनाक मामला है यहाँ का। तो हम उनसे जानकारी लेते हैं और जानना चाहते हैं अनुराग के बारे में। तो भैया क्या नाम है? हमारा नाम मानसूर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अनुराग का जो मामला हुआ है, जो कि निर्मम हत्या की गई, इनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या इसके पहले जो झगड़े हुए थे उसमें पुलिस का क्या रोल है। अब वो आप तो देख ही रहे हैं कि अगर मामला हत्या तक पहुंचा तो पुलिस का रोल क्या हो सकता है। एवं राजस्व शासन और प्रशासन के लोग अगर सक्रिय हुए होते तो आज हम और आप यहाँ आने की क्या जरूरत है। और रही बात तो हमें परिवार के यहाँ अगल बगल के लोगों से जानकारी मिली कि ये लोग कई बार राजस्व विभाग के पास एप्लीकेशन दिए, थाने पर एप्लीकेशन दिए, लेकिन उचित कार्रवाई न होने के कारण आज एक मासूम की हत्या हो जाती है। इसमें आप सबसे बड़ा दोषी किसको मानते हैं इस प्रकरण में? राजस्व विभाग, प्रशासन के लोग। राजस्व, क्योंकि जमीन का विवाद मामला है तो उसमें राजस्व की सक्रियता बहुत जरूरी है। पुलिस प्रशासन के लोगों का काम यही है कि आके मामले को दोनों पार्टी को समझौता करा के चले जाएंगे, बात विवाद ना हो पाए। लेकिन जमीन का मामला जो है तो उसमें राजस्व विभाग की जिम्मेदारियाँ सारी हैं। जैसा कि अनुराग की बहन का कहना है, वो थाने पे गई हुई थी, तो जो दरोगा था उसका कहना था कि जमीन खून मांग रही है। इसका क्या अर्थ हुआ? अब वो अपने पद पे बैठ के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे कि यादव हैं, यादव बिना खून बिना हत्या के नहीं मानेंगे। तो आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप समाज की सेवा के लिए बैठे हैं और आप जब आप नौकरी पे अपने आते हैं, जब नौकरी आपको मिलती है तो आप संविधान की कसम खा के आते हैं कि मैं अपने पद पे बैठ के बिना जाति, बिना लिंग, बिना भेदभाव के हम पीड़ित और शोषित के साथ खड़े रहेंगे, समाज को न्याय दिलाएंगे। लेकिन ये कहने के लिए सिर्फ है और करने के लिए तो कुछ और है। और उसका परिणाम आज हम लोगों के सामने है, क्योंकि जिस बच्चे की हत्या हुई है वो हमारे रिलेशन का है। और इस ज़मीन से उस बच्चे के कोई, पहली बात तो आप ये जान लीजिए भैया, उस बच्चे की जिस बच्चे की हत्या हुई है उस बच्चे का ज़मीन से कोई रिलेटेड कोई संबंध नहीं था, क्योंकि वो बच्चा इतना अभी छोटा था। उस ज़मीन से उससे कोई वास्ता नहीं था। वो अपने माता पिता उसके थे और परिवार के अगल बगल के और लोग थे। जो ज़मीन में जो हत्यारा है वो अगल बगल के, हमें लग रहा है कि 10 परिवारों से उसको समस्या है। और ये बच्चा सिर्फ यही, जिस रास्ते पर हम लोग बैठे हैं, बारिश ख़त्म हुई थी तो अब हर गांव में प्रक्रिया होती है, बारिश खत्म होने के बाद लोग साफ़ सफाई कर देते हैं। बारिश खत्म हो गई, जो घास फूस जामती है तो लोग उसको ख़त्म कर देते हैं कि बारिश खत्म हो गई, घास जमेगी नहीं तो इसको साफ़ कर दिया जाए। आने जाने के लिए साफ़ सफाई रहे, चूँकि गांव में देखते हैं ये सब गंदगी को रहती है, वही वो कर दिया। तो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इसकी हत्या कर दी गई, न कि उस बच्चे से कोई जाति थी या कोई उससे दुश्मनी थी। और वो जो लालता यादव है वो सरकारी सर्विस से रिटायर हुआ है, हमें जहाँ जानकारी है। वो झारखंड में कोल माइन में ड्यूटी करता था और वो अपने पैसे के दम पे लोगों को धमकी दे के और कहता था कि तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं कानून को अपने हाथ में रखता हूँ। और इधर आया जो 14-15 महीने उसको रिटायर हुए शायद हुआ था आए, तो इधर अगल बगल के लोगों के ऊपर कम से कम 2500 मुकदमा किया हुआ है। और ज़मीन सरकारी है, जीएस की ज़मीन है और उस ज़मीन पर अपना दावा ठोक रहा था कि ये ज़मीन हमारी है। वर्दी के दम पे क्यों नहीं दम दिखाएगा? अगर उसका बेटा अगर एसआई पद पे है, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में है, तो कहीं ना कहीं उसी के सर पे, कहीं ना कहीं क्या वो सच्चाई है कि उसी के सर पे जो थाने के लोग आते थे, अगर पीड़ित परिवार के लोग अगर एप्लीकेशन दिए, जब भी थाने पे देते थे तो उसका फ़ोन आ जाता होगा। वो तो सभी को जानकारी, वो तो इतना अनभिज्ञ तो आज के समय में कोई है नहीं, मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, कोई इतना अनभिज्ञ थोड़ी है। वो अगर ये लोग जाते थे एप्लीकेशन देने के लिए तो उधर से फ़ोन करके दबाव बना देता होगा और ये लोग पैसा दे दिए होंगे, पुलिस वाले एक तरफा कार्रवाई करते होंगे। लेकिन कार्रवाई क्या करते होंगे? एप्लीकेशन दिए रख के बस चले आए, भूल गए। और राजस्व विभाग की टीम के पास ये लोग जाते थे नेकपाल कानूगो के पास, तो नेकपाल कानूगो ने यही कहते थे कि अगर तुम लोग एप्लीकेशन दे रहे हो पहले तुम्हारी ज़मीन की नापी होगी, उसके बाद उसकी होगी। लोग डर जाते थे, क्योंकि यहाँ ग्राम समाज की ज़मीन हमें जानकारी मिले कि 6-7 बीघा। क्या नाम है आपका? अमन यादव नाम है हमारा। हाँ, अमन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस परिवार के साथ, अनुराग के परिवार के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हुआ?
जैसे जो घटना हुई है यह जघन्य अपराध है। ऐसे जो अपराध जो कभी सुनने को मिलता है, देखने को नहीं मिलता। और जो घटना है वो बहुत निंदनीय है। और जो ये घटना हुई, अनुराग की मृत्यु हुई है, ज़मीन के मामले में दिखाया गया है कि ज़मीनी विवाद था। ज़मीनी विवाद जो था वो था ही, लेकिन इस ज़मीनी जो विवाद था उससे अनुराग का कोई नहीं, मतलब लेना देना कोई नहीं था। उसके पिताजी भी नहीं घर पे रहते थे। और जिस ज़मीन के लिए विवाद था वो आज से 4-6 महीने पहले ही अनुराग के पिताजी ने, जो अपराधी थे, उनको ज़मीन दे दिए थे। पहले ही ज़मीन देते भाई। वो एक परिवार के 5 इनकी बेटियां हो, इकलौता बेटा हो, और वो बाहर रहता हो परिवार। और ऐसे इनके जो पड़ोसी हैं, ऐसे नक्सली टाइप, ऐसे अपराधी टाइप आप देख ही रहे हैं, ऐसे पापी जिसके पड़ोस में हैं। और भाई वो अपने सुरक्षा के लिए जो ये ज़मीन सबको दे दिए थे कि ताकि 1-2 बार पहले भी ये सब जो है झगड़ा लड़ाई अपना किए थे, तो उन्होंने अपनी ज़मीन उनको दे दिया था कि ताकि ये जो है ज़मीन दे दे भाई, हम सबके घर वालों को, हम सबके ऊपर कोई सुरक्षित रहे। लेकिन जिस चीज़ के लिए वो ज़मीन दिए उसका कोई नहीं, यही नतीजा निकला कि जो है उनका बेटा आज चला गया। और ये जो अपराध हुआ है, जो उनके बेटे को ये सब मारे, ये अपने वर्चस्व के लिए सब ये किए हैं। ये होता है ना कि गांव घर में अगर दुश्मन है तो ये अगर एक को अगर मार दो तो बाकी सब लोग डर जाएं। बाकी सब लोग, इनका यही था कि अगर उसको मार देंगे। और उनके एक ही सिर्फ अनुराग को मारने का उनका प्लान नहीं था, उनके प्लान तो पूरे परिवार को मारने का था, पूरे परिवार को ही ख़त्म करने का उनका परिवार था। वो तो जब ऐसी घटना की मौके पे गांव वाले एकत्रित हुए तो ये सब जो है छोड़कर भागे गांव, ये सब जो है। और मेन जो घटना के देखिए, जो कहना चाहेंगे, जो घटना का मास्टरमाइंड है एसआई राजेश यादव शायद उसका नाम है, उसी के सर पे जो है पूरा ये कांड हुआ है। आपको हम अवगत करा दें, बीते हुए 3-4 महीनों पहले मई में एक घटना हुई थी इसी विवाद को लेके। आचार संहिता धारा 144 पूरे देश में उस समय पर लागू थी। धारा 144 पूरे देश में लागू था, तो उसके बावजूद जो है इसका बेटा, अपराधी का जो बेटा है, आरोपी मुख्य जो है रमेश यादव, वो पूरे धारा 144 में पिस्टल लेके पूरे आधा दर्जन गांव वालों को लेके दौड़ाया था। और उसका पिता जो लालता यादव था, कुल्हाड़ी लेके दौड़ाया था। और उसके बावजूद जब ये सब पीड़ित परिवार प्रशासन के पास जाते हैं अपनी जो है समस्या लेके, तो प्रशासन में उसमें जो एसओ साहब जो थे, सुनने को आया है, पीड़ित परिवार आप बयान लिए होंगे बहन का, तो बहन बताई होगी कि जब हम गए तो वहाँ पर तो एसओ साहब का ये बयान था कि भाई यादव हैं तो बिना हत्या के और बिना ये खून के जमीन के कैसे मानेंगे। तो कहीं ना कहीं आप अगर एक एसओ हैं, थाना अध्यक्ष है, तो आपको ये जो आपकी ये भाषा है आपको शोभा नहीं देती है। आप जनता के रक्षक हैं, ये नहीं कि आप भक्षक हैं। समस्या कितनी भी बड़ी हो तो आप उसके निवारण के लिए बने हैं, ये नहीं कि आप उसका आने के लिए बने हैं। आपके इसे हम कहीं ना कहीं हमको ये आता है नज़र, इसी भाषा से ऐसे जो उनका बयान आया तो सामने वाला जो अपराधी उसका मन जो है बढ़ा। भाई स्वाभाविक से जब आप खुला यही कह देंगे कि आप ये दोनों कास्ट के हैं, मायने देखिए कोई कास्ट कोई नहीं होता, बात होती है इंसानियत की। अब यहाँ पर अनुराग यादव मरा है, उसकी मृत्यु हुई है, तो यहाँ पर इंसानियत शर्मसार हुई है। यहाँ पे जो एक इंसानियत मारी गई है। जैसे कि मैंने सुना है कि जो अनुराग को जिसने मारा उनके घर पे जो है छत के ऊपर बहुत सारे पत्थर रखे हुए, बहुत सारे पूरे प्लान के साथ ये सब पूरा इन सब का प्री प्लान एक था। हमने तो देखा है पूरे छत पे कई कई जगह जो रेलवे क्रॉसिंग के आसपास जो डग्गर नहीं पाए जाते हैं, नुकीले डग्गर बड़े बड़े, वो कम से कम कई जगह हैं। नहीं भी नहीं तो हम कह रहे एक टाली तक जो है मंगवा के वो सब डग्गर रखे हैं छत पे, वो सब। और ऐसा और ऐसे एक अपराध, मतलब एक एसआई के घर पे, एक एसआई जो है सब इंस्पेक्टर पद पे है, उसके घर पे ऐसे ऐसे हथियार रखे जा रहे हैं धाराधार, जो नक्सलियों के पास हथियार होते हैं। हमें तो नहीं लगता है, आज तक हमने कभी नहीं देखा है कि किसी के घर पर 5-6 तलवारें, 2 पिस्टल और एक बोरा जो है बम ग्रेनाइड रखा गया हो। ऐसी मानसिकता उनकी थी। हम तो ये कहते हैं वो सब नक्सलवादी टाइप थे। और जो है इन सब का कोई एक ज़मीन का कोई एक कागज़ नहीं था। सबसे बड़ी बात है जो ज़मीन के लिए अपराध है। जैसे पता चला कल का तहसीलदार आए हुए थे, एसडीएम आए हुए थे,
और लेखपाल आयोग पे जमीन बनाने के लिए घर के बुलडोजर चलने के लिए क्या ऐसा है, बुलडोजर चलेगा? देखिए अभी तक बुलडोजर चला नहीं है, उम्मीद कर सकते हैं। अभी उम्मीद हम कर सकते हैं। और जिस चलेगा हिसाब से डीएम साहब जिस दिन घटना हुई थी अपना आश्वासन दिए थे कि हम 3 दिन के अंदर जो है सख्त कार्रवाई करेंगे। आज 1 हफ्ता हो गया, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं मिली है। 2 दोषी जो है, 2 अपराधी 2 हैं, वो अभी भी घूम रहे हैं। उनके तरफ से हमें सुनने के लिए परिवार लोग धमकी भी दे रहे हैं, वह अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं भी शासन भी बहुत भी ढीला इसमें है। देखिए आप आश्वासन दे रहे हैं, आप बात रखें, लेकिन उस पर आप कुछ कार्रवाई करके दिखाएं तब हम सबको संतुष्टि मिलेगी। आप जो है देखिए अभी भी समय लिए हैं, अब 2 दिन का समय लिए हैं, घर अभी ना 2 पकड़ा अपराधी है। बाहर हैं, गिरफ्तार नहीं हुए 2 अपराधी भी। अभी 2 अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। प्रशासन के लोगों को अब तक उन लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और इनके घर वालों के जो लोग उनको पनाह दे रहे हैं, हत्या करने के बाद जो लोग उनको पनाह दे रहे हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि इतने बड़े जघन अपराध करने के बाद इस आपराधिक मानसिकता के अपराधियों को शरण देने वाला के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि ऐसे अपराध करने के बाद उसका तो संविधान में कहीं जगह नहीं है, उसको किस तरह से क्षमा कैसे करेगी। धन्यवाद।